हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपकी जो पिछली क्लास ली थी वह पृथ्वी विज्ञान की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको नाभिकीय विखंडन, उसके साथ साथ अनुदैर्ध्य तरंगे, नाभिकीय संयुक्त और नाभिकीय रिएक्टर, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। क्योंकि यह किससे रिलेटिव क्वेश्चन थे, यह पृथ्वी विज्ञान से रिलेटिव क्वेश्चन थे। आई होप आपने वो अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। हमारे कुछ क्वेश्चन करके बच गए थे इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले कहा था कि ये 2 चैप्टर हमें कंप्लीट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह विज्ञान पृथ्वी विज्ञान से रिलेटिव होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है पृथ्वी, क्योंकि यह हमारी अर्थ से रिलेटिव है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास हमारी। तो क्वेश्चन नंबर पहला होगा आपका, आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी है आपका किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है आपका हर्ट्ज सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है आपका किलो हर्ट्ज सेकेंड, ठीक है। अब देखो, इन सबके पीछे तो हर्ट्ज लिखा हुआ है, परंतु अब ये किलो में हैगा, कुछ सेकंड में हैगा और कुछ किलो और सेकंड में हैगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हम देखेंगे जो आवृत्ति की इकाई है वह क्या है, हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। इसके साथ क्या, यह एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति काल कहते हैं। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति देखा होगा आपने, गोल सर्कल है, ठीक है। अब वो शुरू तो होगा, उसके बाद जहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है, जहाँ पे वो ख़त्म होता है वो क्या हो जाएगा, आपका अवृत्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवृत्त काल। मतलब तो इसकी इकाई क्या है, हर्ट्ज है, मतलब की इकाई मतलब मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका रहेगा कि हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका ठोस, ऑप्शन नंबर बी है गैस में, ऑप्शन नंबर सी द्रव में, ऑप्शन नंबर डी इन तीनों। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। ध्वनि तरंग का वेग, ठीक है। अब देखेंगे कि हम कि ध्वनि तरंग का वेग कैसा होता है। तो किसी माध्यम, जैसे कि जो कुछ किसी का माध्यम ले लो, जैसे आप ले लो हवा ले लो, जल या लोहा, ठीक है। हवा, जल और लोहा में पानी 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा, मतलब कि जब हवा चल रही है, हवा का प्रेशर होगा, तब भी जल, हवा का देख लो, मतलब कितने तेज बहाव से वह जा रही है, जल कितने तेज बहाव से जा रहा है, इसी तरह। और लोहे में जो ध्वनि है वह कितने सेकंड में दूरी तय करती है, वो क्या होता है, उस माध्यम में जो ध्वनि का वेग कहते हैं। मतलब क्या होता है कि ध्वनि का वेग कितना है, मतलब कि हवा कितने तेज़ी से चल रही है, जल कितनी तेज़ी से बह रहा है, लोहे का मतलब जो ध्वनि है वो कितनी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का वेग कहा जाता है। तथा ध्वनि तरंग में ठोस में अधिक वेग होता है। ठोस में मतलब लोहा, ठोस लोहा हुआ ना, मतलब बहुत ठोस है लोहा, तो मतलब कि लोहे में ज़्यादा वेग होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है तो किसमें, ठोस में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। ऑप्शन नंबर है आपका 776 वाट, ऑप्शन नंबर बी है आपका 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1100 वाट, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4200 वाट, ठीक है। तो देखो कि जो अश्वशक्ति, जिसे क्या कहा जाता है, अश्वशक्ति को कहा जाता है हॉर्स पावर। क्या कहा जाता है, हॉर्स पावर। लिख देती हूँ यहाँ पे, हॉर्स पावर किसको कहा जाता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति को, ठीक है। अब देखो कि यह क्या, यह शक्ति की मापन इकाई है। किसकी इकाई है, शक्ति की मापन इकाई है। यह एक गैर एसआई इकाई है। कौन सी है, यह गैर है, ठीक है, गैर एसआई इकाई है, ठीक है, मतलब कि मात्रक है, ठीक है। आगे देंगे, एक अश्वशक्ति 746 वाट बराबर होती है। कितनी होती है, 746 वाट, मतलब कि ऑप्शन नंबर पे आप करेक्ट हो जाएगा। अश्वशक्ति को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में हॉर्स पावर कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसके साथ साथ इसकी शक्ति किसके बराबर होती है, एक अश्वशक्ति, तो यह 746 वाट के बराबर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के किस गति नियम में से बल का विखंडन प्राप्त होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका गति नियम का प्रथम, ऑप्शन नंबर बी गति नियम का द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी गति नियम का तृतीय और ऑप्शन नंबर डी है आपका
किसी से भी नहीं। तो हम देखेंगे कि हमसे पूछा गया है कि न्यूटन के किस गति के नियम का बल व्यंजक प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि गति का तीसरा नियम। अब देखो कि गति के तीसरे नियम में क्या बताया गया है, सॉरी गति के दूसरे नियम में है, ठीक है, गति के दूसरे नियम में है। अब आप देखेंगे गति के दूसरे नियम में क्या बताया गया है हमें, तो गति का जो दूसरा नियम है उसमें हमें ये बताया गया है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल का प्रयोग करती है, मतलब कि कुछ एक वस्तु ले लो, कुछ भी समझ लो कि आपका हाथ है, एक हाथ दूसरा हाथ है, अगर ये एक दूसरे को मतलब बल पूर्वक धक्का देंगे, ठीक है, तो वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु को वापस बल लगाता है। मतलब कि अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो तो सामने वाला ऐसा तो नहीं है कि वो धक्का खाएगा आपसे, ठीक है, मतलब कि आप उसे किसी को मार रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि वो मार खाया करेगा, नहीं होता है ना, ऐसा सामने वाला ही मारता है। तो क्या होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल का प्रयोग करता है, वह दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल वापस लगता है। प्रयोग किए गए दोनों बल परिणाम में क्या होता है? बराबर होते हैं, ठीक है, क्या बराबर दिशा में विपरीत होते हैं। एक आमने सामने होंगे तो दिशा दूसरी होगी, आपका राइट हैंड दूसरा होगा, उसका राइट हैंड मतलब जो राइट हैंड होगा वो एक साइड होगा और इसका दोनों के अलग अलग होंगे। ऐसा कहता है कि दिशाएं विपरीत होती है, मतलब कि बल जो वो लड़ाई कर रहे हैं वो तो सेम होगी, मगर जो उसका बल होगा वो क्या दूसरी दिशा के विपरीत होगा। इसी बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। यह किसने बताया हैगा? यह न्यूटन की गति के दूसरे नियम में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने का दाब। अब देखो कि पृथ्वी की सतह से जो ऊपर जाने का दाब है वह, अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका घटता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने का दाब, ठीक है, तो हम देंगे मात्रक n और m, ठीक है, n और m होता है, मतलब कि जैसे क्या कहा जाता है, जिसे मतलब जो n और m है इसे क्या कहा जाता है? इसे पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल। इंग्लिश में इसे PA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PA, ठीक है। आगे देखेंगे, पास्कल भी कहते हैं वायुमंडल दाब, जिसमें 10 पास न्यूटन मीटर यानी कि एक बार के बराबर होता है, एक बार जो होता है उसके बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा, तो हमने ही पढ़ा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि घटता है। ऑप्शन नंबर आप करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पानी में बूंद, जो पानी की बूंदें होती है उनका गोल होने का कारण पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका पल्लवन, ऑप्शन नंबर बी है आपका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी है आपका केशिकत्व और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्क्षेप। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो हम देखेंगे कि जो सतह होती है पानी की, मतलब जो पानी के लिए जो सतह होती है ना, सतह तनाव के कारण क्या होता है कि द्रव्यमान का जो वॉल्यूम मतलब कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होने लगता है। उसके कारण क्या होता है कि जैसे कि गेंद जैसा होने लगता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? गेंद जैसा होने लगता है, जिससे कि शेप का वॉल्यूम सबसे कम होता है। क्या होता है कि शेप का वॉल्यूम सबसे कम। अब देखा होगा आपने बॉल कितनी छोटी होती है बॉल, इस कारण होता है ये द्रव्य का जो वॉल्यूम होता है ना, मतलब कि तनाव के कारण अत्यधिक तनाव होगा तो इसके कारण क्या होता है कि इसका जो गेंद जैसा आकार हो जाता है। आपने देखा होगा पानी की बूंदें कितनी छोटी छोटी रहती है, गोल ही रहती है ना। तो क्या होता है कि सबसे कम होता है, इसलिए पानी की बूंद क्या होती है? गोल होती है। क्या सबसे कम होता है इसके अंदर? वॉल्यूम में, मतलब कि पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी तरंग क्या है। पृथ्वी तरंग के बारे में पूछा गया है, सॉरी ध्वनि तरंग क्या है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका विद्युतीय चुंबकीय और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। देखो जो ध्वनि है ना, यह एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जो है वह एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि ये ध्वनि है तो ये विद्युत चुंबकीय होंगी, मगर ऐसा नहीं है।
ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे कि माध्यम से ध्वनि का संचारण होता है, मतलब जो ध्वनि होती है उसका संचरण कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय से होता है। मगर यह एक, मतलब कि ध्वनि क्या है? यांत्रिक चरण है, मगर चुंबकीय नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़, तो मतलब बहुत सेम है, अत्यधिक कंफ्यूज हो जाता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग, जिस माध्यम से ध्वनि का संचारण होता है। यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में नहीं कंपन करते हैं, मतलब कि उसकी दिशा में नहीं बोलते, तो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। जब माध्यम से कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा में लंबवत होता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है, हम देखेंगे कि था ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया जैसे कि चुंबकीय का जो कार्य वो क्या होता है? ध्वनि का संचारण करना होता है सिर्फ, मगर ध्वनि क्या है? यांत्रिक यंत्र है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेधन क्षमता सर्वाधिक अधिक होती है? ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर है आपका एक्सरे किरण, ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर डी गामा किरण और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। आपने पराबैंगनी किरण में देखी है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही पराबैंगनी के बारे में बताया था। एक्सरे तो आपने देखा ही होगा, एक्सरे किरणें देखा। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, मतलब कि किसकी सबसे ज़्यादा क्या वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जो गामा किरणें होती है, कौन सी? गामा किरणें। यह क्या होती है कि अब जो गामा किरणें के बारे में पहले हम जान लेंगे अच्छे से। तो गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटान है। क्या है गामा किरण? एक बार और रिपीट करती हूँ, गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटान है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? जो रेडियो का सक्रिय होता है ना, उसके क्षय से उत्पन्न होता है। क्या? गामा किरण। जब परमाणु का नाभिक उच्च स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर होता है तो इस प्रक्रिया में गामा किरण निकलती है। अब देखो गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज की थी, उनका नाम था हेनरी बेकुरल। ठीक है, क्या नाम था? हेनरी बेकुरल। नाम याद रखिएगा कि गामा किरण की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। इसके साथ साथ गामा किरण क्या कार्य करते हैं? तो गामा किरण का एक प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो परमाणु नाभिक में रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। जब परमाणु को नाभिक के उच्च स्तर से निम्न स्तर पर होता है तभी यह क्या कहलाती है? गामा किरणें निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? गामा किरणें कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज भौतिक शास्त्र के जो हेनरी बेकुरल थे उन्होंने इसकी खोज की थी। हमारी यह आज का जो विज्ञान पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे बता दिए। आई होप आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।